हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। और आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो टॉपिक है ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड वेंटो फैक्टर। इसके साथ साथ हम इनके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो इस वीडियो को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, जिसके पहले पार्ट में हम आपको ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बताएंगे, और सेकंड पार्ट में हम वेंटो फैक्टर, एसोसिएशन, डिसोसिएशन और उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना पहला पार्ट, ऑस्मोसिस। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की स्टडी कर चुके हैं और हमारा 4th कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसका हमें स्टडी करना है। बट ऑस्मोटिक प्रेशर स्टार्ट करने से पहले हम ऑस्मोसिस टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक ऑस्मोसिस। सो बेसिकली ऑस्मोसिस होता क्या है? Osmosis is the phenomena of flow of solvent from low solute concentration to high solute concentration. Meaning, जब भी हमारा ऑस्मोसिस का प्रोसेस होगा तो इस प्रोसेस में आपका लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन से जो सॉल्वेंट है वो हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पे हमने इनिशियल स्टेट बनाई है और इनिशियल स्टेट में हमने एक सॉल्यूशन रखा हुआ है। सॉल्यूशन में ये ब्लैक कलर के पार्टिकल्स सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं और ब्लू कलर से हमने सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट किया है। सो इनिशियली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये सॉल्वेंट का जो लेवल है वो दोनों साइड बराबर है, और इन दोनों में हमने एक पार्टीशन किया है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होती है जो कि अपने से सॉल्वेंट पार्टिकल्स को पास करा सकती है, बट सॉल्यूट पार्टिकल इससे पास नहीं होते हैं। सो इनिशियल स्टेट के बाद हम फाइनल स्टेट में जब जाते हैं तो हम फाइनल स्टेट में देख रहे हैं कि हमारा जो सॉल्वेंट का लेवल है वो राइट साइड में ज़्यादा हो गया है। राइट साइड वो साइड है जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स की जो क्वांटिटी थी वो एज कंपेयर टू दिस साइड ज़्यादा थी। तो हमने क्या देखा कि इनिशियल स्टेट से और फाइनल स्टेट में ये डिफरेंस हुआ है कि हमारा सॉल्वेंट जो है वो फ्लो कर रहा है फ्रॉम लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन। सो लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन से हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ अपने सॉल्वेंट ने फ्लो किया है, और इसी प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ ऑस्मोसिस की अगर हम बात करें तो डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑस्मोसिस के होते हैं। जैसे सपोज हमने एग्जाम्पल लिया पिकल्स का, तो हम देखते हैं कि जब भी हम क्या करते हैं, सपोज कोई पिकल बनाना चाहते हैं, जैसे आम का पिकल अगर हमें बनाना है तो हम क्या करते हैं, आम को काट के अपना बाहर रख देते हैं धूप में। तो जब जैसे ही हम इसे धूप में रखते हैं तो क्या होता है कि वहाँ से जो सॉल्वेंट होता है जो आम में प्रेजेंट है वो क्या करता है, फ्लो वहाँ से निकल जाता है। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो प्लांट्स अपने रूट के थ्रू क्या करते हैं, वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। तो वहाँ पर रूट्स जो होती हैं उनकी वो क्या करती हैं, ऑस्मोसिस फिनोमिना शो करती हैं। और भी इसके अलावा कई सारे प्रोसेस होते हैं, जैसे फ्लावर्स में अगर हम पानी डालते हैं तो वो फिर से क्या खिल जाते हैं एक तरह से। तो ये भी एग्जाम्पल हमारा ऑस्मोसिस का होता है। इसी तरह से हमारे बहुत से एग्जाम्पल ऑस्मोसिस के होते हैं। सो ऑस्मोसिस आपको क्लियर हो गया होगा। सो ऑस्मोसिस के बाद हम आते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर पे। सो ऑस्मोटिक प्रेशर इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल पाई। अब यहाँ पर आपको पाई का वैल्यू 3.14 नहीं लेना है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर का सिंबल होता है। ठीक है। सो हमने इससे पहले पढ़ा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में हमने देख लिया कि लो सॉल्यूट से हाई सॉल्यूट की तरफ हमारा सॉल्वेंट ने फ्लो किया है। तो जब हम यहाँ से इस तरफ मूव किए हैं तो क्या हो गया है, ऑस्मोसिस का प्रोसेस हुआ है। सो ऑस्मोसिस यहाँ पे हमारा हुआ है। अब सपोज हमें क्या करना है, हमें अपने ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोकना है, हमें उसे स्टॉप कर देना है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं ऑस्मोसिस का प्रोसेस हमारा हुआ था लो सॉल्यूट से हाई सॉल्यूट की तरफ। तो अगर हम एक प्रेशर पिस्टन के थ्रू यहाँ अप्लाई करें, मान लिया ये हमारा पिस्टन है और पिस्टन के थ्रू अगर हमें यहाँ से कुछ प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा जिससे कि ये जो सॉल्वेंट यहाँ लेफ्ट टू राइट फ्लो कर रहा था वो फ्लो करना बंद कर दे। सो वो प्रेशर जो कि हम राइट साइड में सॉल्यूशन साइड में अप्लाई कर रहे हैं जिससे कि ऑस्मोसिस का प्रोसेस रुक जाए, उस पर्टिकुलर प्रेशर को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। सो अगर हम राइट साइड में पाई ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई करेंगे तो हमारा जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस है वो रुक जाएगा। तो बेसिकली हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर है जिसके थ्रू क्या होता है, ऑस्मोसिस का प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। सो यहाँ पर हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, द प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को अगर हम अपना इस साइड अप्लाई करेंगे तो हमारा ऑस्मोसिस का प्रोसेस रुक जाएगा।
इसके बाद अगर हम बात करें तो एक टर्म और आती है जिसे हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। सो रिवर्स ऑस्मोसिस, तो अगर हम बात करें रिवर्स ऑस्मोसिस की, तो रिवर्स ऑस्मोसिस बिल्कुल ऑस्मोसिस का उल्टा है। ऑस्मोसिस में हमारा जो सॉल्वेंट था वो फ्लो कर रहा था लो सॉल्यूट कंसेंट्रेशन से हाई सॉल्यूट कंसेंट्रेशन की तरफ। तो इसका उल्टा क्या प्रोसेस होगा? उल्टा प्रोसेस है कि हाई सॉल्यूट कंसेंट्रेशन से आपका सॉल्वेंट फ्लो करने लग जाए लो सॉल्यूट की तरफ। ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस को ही आप आरओ भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ था अभी तक हमने देखा कि हमारा जो ऑस्मोसिस के प्रोसेस में लो सॉल्यूट से हाई सॉल्यूट में हमारा सॉल्वेंट फ्लो कर रहा था। अब हमने अपना ऑस्मोसिस का प्रोसेस को स्टॉप किया बाय अप्लाइंग प्रेशर पाई, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। सपोज हम क्या करें, इस साइड अगर एक ऐसा प्रेशर अप्लाई करें जो ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा हो, तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारे सॉल्वेंट हैं वो राइट साइड से आपका लेफ्ट साइड में एक बैक प्रेशर डेवलप कर देगा। बैक प्रेशर डेवलप होने की वजह से आपके जो भी सॉल्वेंट है वो राइट से लेफ्ट आने लगेंगे, मीनिंग हाई सॉल्यूट कंसेंट्रेशन से लो सॉल्यूट कंसेंट्रेशन की तरफ आने लगेंगे। तो इस समय हाई सॉल्यूट कंसेंट्रेशन से लो सॉल्यूट कंसेंट्रेशन की तरफ वो मूव करेगा, और इस कंडीशन में हम इसको क्या बोलेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस कहेंगे। ठीक है, तो कंडीशन क्या हो गई रिवर्स ऑस्मोसिस की, यहां पे हमें पाई प्रेशर की जगह एक ऐसा प्रेशर अप्लाई करना है जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा हो। तो जैसे ही हम एक ऐसा प्रेशर जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा होगा अप्लाई करते हैं, तो हमें रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रोसेस देखने को मिलता है। रिवर्स ऑस्मोसिस के प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, आरओ कहते हैं। ठीक है, नॉर्मली आप घरों में आरओ यूज़ करते हैं, वहाँ पर भी यही प्रिंसिपल वर्क करता है। इसके अलावा एक एग्जाम्पल और होता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसे हम बोलते हैं डिसलाइनेशन ऑफ वाटर। सो डिसलाइनेशन ऑफ वाटर में हम क्या करते हैं, जो हमारा सलाइन वाटर है वहां से हम वाटर और सॉल्ट को सेपरेट कर देते हैं। इसी प्रोसेस में हमारा क्या होता है, इसी प्रोसेस को हम डिसलाइनेशन ऑफ वाटर कहते हैं, और ये प्रोसेस भी आपका रिवर्स ऑस्मोसिस पे वर्क करता है। सो ये हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस टॉपिक भी क्लियर हो गया। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टोनिसिटी, एंड इट इज द एबिलिटी ऑफ एन एक्स्ट्रा सेल्युलर सॉल्यूशन टू कॉज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इनटू और आउट ऑफ द सेल। सो टोनिसिटी की अगर हम बात करें तो जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं, एक कॉमन चीज़ जो हमें बेसिकली पता रहती है कि अराउंड 0.91% NaCl सॉल्यूशन, ये जो हमारा NaCl सॉल्यूशन या ब्राइन सॉल्यूशन जो हमारा ये होता है, ये आइसोटोनिक होता है, आइसोटोनिक विद फ्लूइड इनसाइड द ब्लड सेल्स। तो जो ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं उनके साथ जो हमारा 0.91% NaCl सॉल्यूशन होता है वो आइसोटोनिक होता है। अब यहाँ पर हमने एक वर्ड यूज किया है आइसोटोनिक। ठीक है, सो आइसोटोनिक सॉल्यूशन हमारे वो सॉल्यूशन होते हैं जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होता है। सो कभी भी हमारे पास मान लिया एक सॉल्यूशन A है और एक सॉल्यूशन B है, तो ये दोनों सॉल्यूशन आइसोटोनिक नेचर के कब होंगे, जब ऑस्मोटिक प्रेशर आपका A का ऑस्मोटिक प्रेशर B के इक्वल होगा। तो अगर ये दोनों सॉल्यूशन इक्वल हो जाएंगे तो इनका नेचर कैसा हो जाएगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन ये होंगे। यहाँ पे एक टोनिक वर्ड जो हम यूज कर रहे हैं वो टोनिसिटी को ही इंडिकेट करता है। सो अगर हम सेल्यूलर टर्म में इसको स्टडी करें तो जो ह्यूमन ब्लड सेल्स हैं उसमें जो भी फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जो अगर उसका ऑस्मोटिक प्रेशर और आपके 0.91% NaCl सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। इन दोनों के सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होने की वजह से हम कहते हैं कि ये दोनों आपस में कैसे नेचर के हैं, आइसोटोनिक नेचर के हैं। तो अगर हम बात करें अब टोनिसिटी की, तो टोनिसिटी में हमने क्या मेंशन किया है, दैट द एबिलिटी ऑफ एन एक्स्ट्रा सेल्युलर सॉल्यूशन। सो एक्स्ट्रा सेल्युलर सॉल्यूशन आपका लाइक NaCl सॉल्यूशन टू कॉज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इनटू और आउट ऑफ द सेल। अब इस NaCl की सॉल्यूशन की वजह से क्या होगा कि जो हमारा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, इस NaCl में वाटर मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट है, या तो क्या करेगा वो सेल्स में जाएगा, या जो सेल्स में आपका वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वो बाहर आएंगे। ठीक है, तो उसके बिहाफ पे हम इसको टोनिसिटी को डिफाइन करते हैं। टोनिसिटी की क्लासिफिकेशंस होती हैं लाइक हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक। आइसोटोनिक बहुत इजी है और उसको हमने समझ भी लिया है, दैट आइसोटोनिक का मीनिंग है व्हेन आपका क्या हो, दोनों लिक्विड का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल हो जाए। सो इस केस में जैसे ही आपका ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों का इक्वल होगा, हम उस सॉल्यूशन को आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। अब बात करते हैं हम हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की, और इसको हम ब्लड सेल से रिलेट करके स्टडी करेंगे।
तो यहाँ पर हम हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस के बीच में डिस्टिंग्विश करना सीखते हैं। तो बेसिकली आइसोटोनिक सॉल्यूशंस में हमने क्या देखा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन हमारे वो सॉल्यूशन है जिनमें ऑस्मोटिक प्रेशर आपका इक्वल होगा। जब आपका आरबीसी और 0.91% NaCl सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होता है तो इसको हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। दूसरा पॉइंट, इस केस में जब हम आरबीसी को इस NaCl सॉल्यूशन में रखते हैं तो आरबीसी ना तो श्रिंक होती है ना ही वो स्वेल होती है, तो वो नॉर्मल कंडीशन पे रहेगी, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। अब क्योंकि इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता तो वो हमारे लिए क्या है, कोई हार्मफुल नहीं है। इसलिए हम जब भी इंट्रावीनस इंजेक्शन यूज करते हैं तो मेडिसिन इंजेक्ट करने से पहले हम आपका NaCl उसमें इंजेक्ट किया जाता है, थोड़ा सा ब्राइन सॉल्यूशन ऐड किया जाता है। ब्राइन सॉल्यूशन की जर्मिसिडल प्रॉपर्टीज होती हैं जिससे कि वो आपका पर्टिकुलर वो एरिया को क्या करता है, पहले क्लीन कर देता है, जिसके बाद दवाई को इंजेक्ट किया जाता है। इसलिए हम, क्योंकि वो आइसोटोनिक है NaCl हमारे आरबीसी के साथ, तो हम उसमें क्या करते हैं, यूजुअली NaCl सॉल्यूशन को यूज कर सकते हैं इंट्रावीनस इंजेक्शन के लिए। ये तो बात थी आइसोटोनिक सॉल्यूशंस की। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो सपोज अगर हमने जो अपना NaCl का कंसंट्रेशन लिया है, NaCl का कंसंट्रेशन जो था 0.91% था, और अगर हमने वो 0.91% से ज़्यादा ले लिया, ग्रेटर देन 0.91%, तो 0.91% अगर हमारे पास ये आरबीसी है, आरबीसी में फ्लूइड होगा जो कि H2O कंटेन करेगा, और 0.91% से आपने ज़्यादा ले लिया है, तो 0.91% से ज़्यादा लेने का मतलब है मोर सॉल्यूट कंसंट्रेशन। तो मोर सॉल्यूट कंसंट्रेशन यहाँ पर होगी, और आरबीसी में जो सॉल्यूट कंसंट्रेशन हम मेंशन करेंगे वो कैसी हो जाएगी, लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन। नाउ हमें पता है कि जो हमारा सॉल्यूट है ऑस्मोसिस के प्रोसेस में क्या होता है, वो लो सॉल्यूट टू हाई सॉल्यूट मूव करता है। तो H2O अब क्या करेगा, वो आरबीसी से आपका कहाँ फ्लो करने लग जाएगा, NaCl की तरफ फ्लो करने लग जाएगा। मीनिंग आपका आप जो अंदर सॉल्यूट प्रेजेंट था वो बाहर की तरफ मूव करने लगेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो आपकी आरबीसी है वो श्रिंक कर जाएगी क्योंकि वहां से आपका सॉल्वेंट फ्लो हो गया है। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पर हमें क्या हुआ। सपोज हमने क्या किया है, सॉल्वेंट यहाँ रखा हुआ है, NaCl का सॉल्यूशन ये है NaCl सॉल्यूशन, जिसका कंसंट्रेशन कितना है, कंसंट्रेशन ग्रेटर देन 0.91%। तो जैसे ही आपने आरबीसी यहाँ रखेंगे, आरबीसी आपका श्रिंक कर जाएगा, श्रिंक हो जाएगा आरबीसी, ठीक है। और जो आरबीसी यहाँ पे श्रिंक हुआ है, जब आपका जो वाटर जो है वो कहाँ से आया है, आरबीसी से इधर किया गया है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सोऑस्मोसिस। ये प्रोसेस हमारा एक्सोऑस्मोसिस होता है। बिल्कुल उसका उल्टा अगर हम बात करें तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के केस में होगा। अगर हम क्या करते हैं, अपना जो कंसंट्रेशन है वो लेस देन लेते हैं 0.91% से। सो 0.91% कंसंट्रेशन लेस लिया है हमने, तो अभी मान लिया ये हमारा आरबीसी है और ये मान लिया हमारा क्या है, NaCl सॉल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन क्या है, लेस देन है 0.91%, ठीक है। इससे तो अब क्या होगा, यहाँ पे क्या है, जो सॉल्यूट कंसंट्रेशन है वो लो है, लो सॉल्यूट, और यहाँ पर क्या है उसके कंपैरिजन में हाई सॉल्यूट। तो अब जो हमारा वाटर होगा वो आरबीसी से NaCl की तरफ ना जाके NaCl से आरबीसी की तरफ मूव करेगा, इस तरह से H2O का जो फ्लो होगा वो इधर होगा। और जब H2O का फ्लो आपका आरबीसी में होगा तो आरबीसी क्या कर जाएगी, स्वेल कर जाएगी। तो यहाँ पर हमें अगर हम बात करें इस केस के और उस केस के कंपैरिजन में, तो यहाँ पर आरबीसी स्वेल कर जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी। स्वेलिंग होने की वजह से वहाँ पे वो बस्ट भी कर जाती है, कभी कभी ऐसा भी ऑब्जर्व किया जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारा NaCl सॉल्यूशन जो है हमने लिया है उसका कंसंट्रेशन लेस देन 0.91% है, और आरबीसी यहाँ पे क्या कर गई है, स्वेल कर जाती है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एंडोऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक है। तो देखा हमने आरबीसी पे क्या इफेक्ट हुआ है इसका, NaCl का। सो 0.91% आपका क्या था, आइसोटोनिक था, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, बट क्या हो गया 0.91% कंसंट्रेशन के साथ अगर आप वेरिएशन करते हैं, लेस देन और ग्रेटर देन लेते हैं, तो आपका हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन दोनों तरह के सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। हाइपोटोनिक के केस में आप क्या देखते हैं, आरबीसी श्रिंक कर जाती है, और हाइपोटोनिक के केस में आपका आरबीसी क्या कर जाती है, स्वेल कर जाती है। तो बेस्ट हमारे लिए क्या होगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन ही होगा।
Now as we know that our colligative property is osmotic pressure. सो ऑस्मोटिक प्रेशर या किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को जो भी हमने अभी स्टडी किया है तो हमने देखा है हमारा मेन टारगेट होता है डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट. सो आइए फाइंड करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट. सो वेंट ऑफ ने एक इक्वेशन दिया और वेंट ऑफ इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो इक्वल होता है आपका CRT. सो C यहाँ पे आपका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है, R आपका गैस कांस्टेंट है जो कि यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है और T आपका यहाँ पे टेम्परेचर है एंड टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन. सो कंसंट्रेशन कैन बी रिटन एज N अपॉन V, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, RT. नाउ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी सॉल्यूट कैन बी गिवन बाय WB अपॉन MB RT. सो ये हमारा फॉर्मूला बनता है ऑस्मोटिक प्रेशर का और इसको हम मॉलिक्यूलर वेट के टर्म में लिख सकते हैं. MB को इधर कर दिया और WB अपॉन पाई VRT. सो ये मॉलिक्यूलर वेट. और लास्ट टाइम हम एक बार और देख लेते हैं कि जो हमारा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. ये हमने 4 टाइम ऑब्जर्व किया है. सो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला आ गया. R हमारा गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 0.082 लीटर ATM मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स है. सो आपको टेम्परेचर का भी ध्यान रखना है, आपको टेम्परेचर भी केल्विन में ही लेना होगा. सो टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन. ओके. अब बेस्ट पार्ट इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्या होता है कि आप इससे हाई मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन कर सकते हैं, लाइक डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोटीन. आप इसको रूम टेम्परेचर पे या एलिवेटेड टेम्परेचर पे भी स्टडी कर सकते हैं. अभी आपने देखा तो कोई भी प्रॉपर्टी आप रूम टेम्परेचर पे स्टडी नहीं कर पा रहे थे, या तो आप डिप्रेशन बिल्कुल 0 डिग्री से भी नीचे पे स्टडी हो रही थी या हाई टेम्परेचर पे. आप इसको रूम टेम्परेचर पे इजीली स्टडी कर सकते हैं. दूसरा आपने यहाँ देखा हाई मॉलिक्यूलर वेट भी डिटर्मिनेशन आप इसमें कर सकते हैं. तो अगर हम बात करें जितनी भी हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है यही रीज़न होता है कि आपको ऑस्मोटिक प्रेशर को बेस्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी डिक्लेयर किया जाता है. सो अब फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है ऑस्मोटिक प्रेशर का और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट का. तो इसके न्यूमेरिकल लेते हैं अब. तो हमारे पास क्वेश्चन है दैट अ 5% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर इज आइसोटोनिक विद 0.877% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया. सो आप देखेंगे जब भी आप सॉल्यूशन ले रहे हैं तो सबसे पहले आपने यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड देख लिया आइसोटोनिक. मीनिंग यहाँ से हमें क्या हिंट मिलता है दैट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ शुगर इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ यूरिया. यहाँ से हमें क्लियर हो गया. तो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर आपका इक्वल है. आपका शुगर जो है 5% का सॉल्यूशन है और जो आपका यूरिया है वो 0.877% का सॉल्यूशन है. दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है. फॉर्मूला हमें पता है कंसंट्रेशन ऑफ शुगर RT और कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया RT. ठीक है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे. So we can say concentration of sugar equal to concentration of urea. Now concentration is given by number of moles of sugar upon its volume and number of moles of urea upon its volume. So volume per liter same, ये भी cancel हो गया हमारा. Now number of moles of sugar should be equal to number of moles of urea. Number of moles can be given by given weight of sugar upon its molecular weight equal to number of moles of urea given weight of urea upon its molecular weight. ठीक है, और यही हमें फाइंड करना है molecular weight of urea. Now molecular weight of urea equal to given weight of urea multiply by molar weight of sugar upon given weight of sugar. So यूरिया गिवन वेट ऑफ यूरिया. नाउ यहाँ पर आप देखेंगे दैट वी हैव 0.877% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया. 0.877% का मीनिंग हो गया कि आपका 100 ग्राम के सॉल्यूशन में 0.877 ग्राम यूरिया है. सो ये आपका क्या होगा गिवन वेट ऑफ यूरिया. सो 0.877 मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ शुगर दैट इज 342 अपॉन गिवन वेट ऑफ शुगर. सो 5 ग्राम शुगर प्रेजेंट है आपका 100 ग्राम सॉल्यूशन में अपॉन 5. इसे आप सॉल्व कर देंगे तो 5 6 30, 5 8 40, 68.4 मल्टीप्लाई बाय 0.877. सो इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं
68.4 मल्टीप्लाई बाय 877, so 7 4 जा 28, कैरी 2 58 5 47 8874, then 8 4 जा 32 3 8 8 जा 64 7 8 6 जा 48 54, so 8 16 19 9, so this one is 59.996 gram per mole. So molecular weight of urea should be 59.996 ग्राम पर मोल। और वैसे भी अगर आप नॉर्मली कैलकुलेट करते हैं तो आपका जो यूरिया का वेट आता है वो 60 ग्राम पर मोल होता है, ठीक है। तो न्यूमेरिकली हमारा ये 59.996 आ गया है। So our next question is that calculate the osmotic pressure of a solution obtained by mixing of 100 ml of 3.4% solution of urea and 100 ml of 1.6% solution of cane sugar। तो आपका यहाँ पे यूरिया दिया है और केन शुगर दिया है, तो केन शुगर का ऑस्मोटिक प्रेशर प्लस जो हमारा यूरिया है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर जब हम ऐड कर लेंगे तो हमें टोटल ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन का मिल जाएगा। सो हमें यहाँ पे फाइंड करना है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो कि इक्वल होगा ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ यूरिया प्लस ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ शुगर, ठीक है। सो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ यूरिया इज गिवन बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया अपॉन V RT प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर अपॉन V RT, ठीक है। ये हमें वेंट ऑफ इक्वेशन से पता चलता है। देन यहाँ पे हमारा जो होगा RT अपॉन V एक कांस्टेंट हो जाएगा और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर हमें फाइंड करने होंगे। देन R की वैल्यू हमें 0.083 इंटू 293 अपॉन वॉल्यूम जो है हमें ml में है, टोटल वॉल्यूम इसमें कितना है आपका 100 प्लस 100 V टोटल आप लेंगे इसमें 100 प्लस 100 इक्वल टू 200 ml। इसको आप अगर लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.2 लीटर, तो आपको इसको लेना है 0.2 लीटर। Now number of moles of urea is given weight of urea upon molecular weight. So according to the question we have 3.4% solution of urea. It means given weight of urea is 3.4 gram and its molecular weight is 60. Then we have 1.6 gram of sugar and its molecular weight is 342, ठीक है। तो फिर अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.083 इंटू 293 अपॉन 0.2। नाउ यहाँ पे हम इनका नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेंगे। सो 6 5 जा 30 एंड 6 6 जा 36 प्लस 0.00 342 इंटू 1600 3 8 जा 3 7 जा 0.47 अराउंड 47, ठीक है। अब हम यहाँ पे 0.083 जो हमारी क्वांटिटी है इसका मल्टीप्लाई 293 के साथ कर देते हैं। सो इट विल बी 3 3 जा 9 3 8 जा 24 9 3 जा 27 कैरी 2 9 8 जा 72 74 3 2 6 2 8 जा 16, सो 9 11 13 14 2 then 1 2 3 24.319, so it will be 24.319 divided by 0.2 and this will be 7 10 6 0.0607, ठीक है। तो इतना हो गया हमारा। इसके बाद इस क्वांटिटी को हम लिखेंगे 243.19 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 0.0607, सो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 5 जा 10 2 9 जा 18, सो 121.59 मल्टीप्लाई बाय 0.0607। ओके, सो ये लास्ट मल्टीप्लाई हम कर देते हैं 0.0607, सो 7 1 जा 7 7 2 जा 14 7 1 जा 7 8 0 0 0 then 6 1 जा 6 6 2 जा 12 7 7 4 8 6 जा 48 6, so 1 2 3 4 1 2 3 4, so it will be around 7.6 बार, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अप्रॉक्सीमेटली जो ये रिजल्ट इसका फाइंड कर लिया और इसकी वैल्यू आई है 7.6 बार।
तो यहाँ पे हमने देख लिया कि पाई सॉल्यूशन निकाल लिया और उसके बाद इसे कंबाइन कर दिया। कंबाइन करने के बाद हमें जो ओवरऑल रिजल्ट मिला है वो भी निकला है 7.6 बार। सो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड इज 8.21 atm, ठीक है, एट 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। सो टेम्परेचर विल बी 310 Kelvin. Okay, so 273, yes, 310. So how much glucose should be used per liter? So volume used here is 1 liter. We have to find WB, that is given weight of glucose for an intravenous injection that is isotonic with blood. So यहाँ पर हमें क्या पता चला है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर ग्लूकोज का होगा वही आपका इक्वल होगा ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड के, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। सो हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे हमें बताया गया है कि दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर आपका इक्वल है, ठीक है। तो हम यहाँ के कहेंगे कि अगर ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर 8.21 है, सो ग्लूकोज का भी ऑस्मोटिक प्रेशर कितना हो जाएगा आपका 8.21 हो जाएगा, सिंस ये दोनों सॉल्यूशन आपस में कैसे हैं, आइसोटोनिक है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इक्वेशन फाइंड अपना फार्मूला लगा देते हैं। सो फार्मूला इज NB/V/RT. Now number of moles is given by given weight upon molecular weight. So molecular weight of glucose is 180, volume is 1 liter, R is 0.083, temperature is 310 Kelvin, ठीक है। सो WB हमारा क्या हो जाएगा, WB will be 8.21 multiply by 180 divided by 0.083 into 310. सो अब यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 8.21 इंटू 18, 8 1 8, 8 2 16, कैरी 1 128, सो 147.78 डिवाइडेड बाय 31.083. सो इट विल बी 2.573. नाउ अब हम इसे डिवाइड कर देते हैं। सो इट विल बी 525 6 25 5 3 15, कैरी 1, 5 7 13 36 3, 5 25 28 2, 5 2 10 12, 3 7 6 1 8 9 and 1 0. So 19,025 8 8 3 24, carry 2 8 7 56 58, 5 carry 8 5 40 45, 4 carry 8 2 16 420. So it will be 7 7 3 21, carry 2 7 49 51, 5 carry 7 5 35 44, carry 7 16. So it will 58, 8 3 24, carry 2 8 7 56 58, carry 5 40 45, carry 4 20, so 58. So it will be approximately 58 gram. Yes, so the given weight of glucose should be 58 gram. It means we have to add 58 gram of glucose in order to find that the osmotic pressure of both glucose and our blood should be isotonic in nature. तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। हमने अपने ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी कंप्लीट कर लिए हैं और अब हम अपनी चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड कर रहे हैं और बहुत जल्द इसका सेकंड पार्ट भी आपको देखने को मिलेगा जिसमें आप वेंटो फैक्टर की स्टडी करेंगे। तो अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए। थैंक यू।